दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम दोस्तों, आज हम कथा का अगला भाग श्रवण करेंगे। दोस्तों, हमारे कथाओं पर कम से कम 1000 लाइक तो आज का टारगेट है। लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए कथा श्रवण करते हैं। दुष्ट राजा ने विषकन्या बनी राजकुमारी के विषय में किसी को नहीं बताया था, अतः राजकुमारी से किसी को भी नहीं मिलने दिया गया। रानी भी अपनी बेटी से मिल नहीं सकी। अभी तक उसने रानी तथा राज परिवार के सभी लोगों को यह बता रखा था कि राजकुमारी कुछ विशेष प्रकार के प्रशिक्षण लेने हेतु 1 वर्ष के लिए दूर देश गई है। अब राजकुमारी के आ जाने के बाद उससे मिलने पर लगे पाबंदी से राजकुमारी की असलियत कभी भी खुल सकती थी और दुष्ट राजा की घातक योजना का भंडाफोड़ हो सकता था। अतः दुष्ट राजा ने शीघ्र ही राजकुमारी का विवाह करने का निश्चय किया। दुष्ट राजा ने अपने विश्वास पात्र महामंत्री और सेनापति को बुलाया तथा उनके साथ मंत्रणा करने के बाद नए राजा के पास राजकुमारी के विवाह का संदेश भेजा। नया राजा अपने पिता के समान बड़ा नेक और सहृदय था। उसने दुष्ट राजा के महामंत्री और सेनापति का स्वागत किया और विवाह प्रस्ताव पर चर्चा हेतु अपने राज्य के महामंत्री, सेनापति और राजपुरोहित तथा अन्य गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया। सभी ने दुष्ट राजा की राजकुमारी के साथ विवाह के विषय को बड़े गंभीरता से लिया और इस पर खुलकर अपने मन की बात कही। इसमें 2 प्रकार के मत थे। कुछ लोगों का विचार था कि दुष्ट राजा बहुत चालाक और मक्कार है, इस विवाह के पीछे निश्चित रूप से उसके कोई चाल होगी, अतः इस विवाह से इनकार कर देना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मत था कि राजकुमारी बहुत सुंदर है तथा इस विवाह से 2 शत्रु राज्य एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाएंगे, अतः यह विवाह अवश्य किया जाना चाहिए। पूरे दिन इस विषय पर तरह तरह की बातें होती रहीं, किंतु कोई निर्णय नहीं हो सका। नया राजा नेक और सहृदय था, किंतु उसके पास अनुभव की कमी थी, अतः वह कुछ भी तय नहीं कर पा रहा था। अंत में यह निर्णय किया गया कि पहले रानी दुष्ट राजा के पास जाएगी और राजकुमारी से स्वयं मिलेगी। इसके बाद विवाह के संबंध में विचार किया जाएगा। नए राजा ने दुष्ट राजा के महामंत्री और सेनापति को इस निर्णय से अवगत करा दिया और उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया। दुष्ट राजा को नए राजा का निर्णय अच्छा लगा। उसे राजकुमारी के गुणों के विषय में प्रधान गुप्तचर ने सब बता दिया था। अतः दुष्ट राजा अपनी बेटी को नए राजा की रानी माँ को दिखाने के लिए तैयार हो गया। उसने राजकुमारी के महल के पीछे के बाग को बहुत अच्छी तरह साफ करवाया और इसकी सजावट करवाई। इसके बाद नए राजा की रानी माँ को निमंत्रण भेज दिया गया। दुष्ट राजा ने रानी के आगमन पर राजकुमारी के महल के बगीचे में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें दुष्ट राजा के सीमित लोग और रानी माँ के अतिरिक्त कोई नहीं था। राजकुमारी ने इस आयोजन में एक गीत गाया, संगीत की एक धुन बजाई और नृत्य किया। रानी माँ राजकुमारी के रूप के साथ ही उसके गुणों पर भी मोहित हो गई और रिश्ता पक्का करके अपने राज्य में वापस लौट गई। राजकुमारी और नए राजा का रिश्ता तय हो जाने के बाद दोनों राज्यों के राजपुरोहित एक दूसरे से मिले और विवाह की तिथि निश्चित हो गई। राजकुमारी के विवाह के अवसर पर पूरे राज्य को सजाया गया और दुष्ट राजा के महल में शानदार प्रकाश की व्यवस्था की गई। यह पूरा कार्य दुष्ट राजा के महामंत्री ने स्वयं अपनी देखरेख में कराया था। विवाह के दिन दुष्ट राजा और राजकुमारी के राजमहल और उसके आसपास के भवन ऐसे जगमगा रहे थे मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। निर्धारित समय पर नए राजा के साथी आ गए और रात का अंधेरा होते होते बारात तैयार हो गई। इस बारात में नए राजा के कुलगुरु भी आए थे। कुलगुरु बड़े दिव्य और चमत्कारी शक्तियों के स्वामी थे।
वह जंगल में रहते थे और जब तब करते थे। वह नए राजा के विशेष अनुरोध पर इस बारात में आए थे। कुलगुरु के पास एक पालतू भेड़िया था। वह भेड़िया उनके साथ हमेशा रहता था। इस बारात में भी कुलगुरु का भेड़िया उनके साथ आया था। नए राजा की बारात बड़ी शानदार थी। आगे आगे नया राजा घोड़ी पर सवार था और उसके पीछे गुलाबी पगड़ी पहने सजे धजे बाराती थे। दुष्ट राजा ने बारात का बड़े प्रसन्न मन से स्वागत किया। आज वह बहुत खुश था। उसके मन की मुराद पूरे होने वाली जो थी। बारात के स्वागत सत्कार की व्यवस्था राजकुमारी के महल के बगीचे में की गई थी। यहाँ एक शानदार मंडप सजाया गया था। बारात के स्वागत सत्कार के बाद एक खुले मंच पर नए राजा को बैठाया गया। इसी समय वरमाला लिए हुए राजकुमारी आ गई और दुल्हा बने नए राजा की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। नए राजा के पास उसके कुलगुरु अपने भेड़िए के साथ खड़े थे, जो बड़े ध्यान से राजकुमारी की ओर देख रहे थे। राजकुमारी दृष्टि नीचे किए थी, अतः कुलगुरु कुछ समझ नहीं पा रहे थे, किंतु उन्हें राजकुमारी कुछ असामान्य दिखाई दे रही थी। इसी समय राजकुमारी ने दृष्टि ऊपर उठाई। वह नए राजा को देखना चाहती थी, किंतु उसकी दृष्टि नए राजा के स्थान पर कुलगुरु से जा टकराई। राजकुमारी से दृष्टि मिलते ही कुलगुरु की समझ में सब कुछ आ गया। हमेशा शांत रहने वाले कुलगुरु के चेहरे पर कुछ क्षणों के लिए तनाव के लक्षण उभर आए। उन्होंने पल भर में ही एक कठोर निर्णय ले लिया। राजकुमारी नए राजा के बहुत निकट आ गई थी और उन्हें जयमाल पहनाने ही जा रही थी। अचानक कुलगुरु ने अपने भेड़िए को संकेत दिया। भेड़िया अपने स्थान से उछला और सीधा राजकुमारी की छाती पर सवार हो गया। राजकुमारी भेड़िए के आक्रमण को सह न सकी और घबराकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वह तुरंत संभल गई। उसने जयमाल फेंकी और भेड़िए का सर पकड़कर गर्दन अपने मुंह में भर ली। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखने वाले देखते ही रह गए। भेड़िया जमीन पर पड़ा था और विष के प्रभाव से उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वह कुछ पल तड़पा और फिर शांत हो गया। राजकुमारी अब पूरी तरह संभल चुकी थी। उसे नए राजा के कुलगुरु पर बड़ा क्रोध आ रहा था। इसी कुलगुरु के भेड़िए ने उस पर आक्रमण किया था, अतः वह फुफकारती हुई कुलगुरु की ओर बढ़ी। कुलगुरु के पास ही रक्षक खड़ा था। उसने कुलगुरु की जान खतरे में देखी तो वह राजकुमारी पर झपटा। राजकुमारी क्रोध में थी। उसने रक्षक का भी वही हाल किया जो कुलगुरु के भेड़िए का किया था। इन दोनों मौतों से दोनों पक्षों के लोगों की समझ में आ गया था कि राजकुमारी विष कन्या बन चुकी है। वह दुष्ट राजा की दुष्टता से पहले से ही परिचित थे। वह अच्छी तरह समझ गए थे कि दुष्ट राजा ने नए राजा के राज्य को हड़पने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। इधर राजकुमारी का क्रोध सातवें आसमान पर आ पहुंचा था। उसने मुस्कुराते हुए कुलगुरु की ओर देखा और उनकी ओर झपटी। तभी कुलगुरु का दाहिना हाथ ऊपर उठा और वह कुछ बुदबुदाए। अचानक फिर एक चमत्कार हुआ और राजकुमारी झाड़ी जैसे एक छोटे से फूल में बदल गई। इस पौधे पर सुंदर फूल खिले हुए थे। दुष्ट राजा और उसके साथियों ने राजकुमारी की हालत देखी तो उन्होंने रौद्र रूप धारण करके कुलगुरु पर आक्रमण कर दिया। कुलगुरु अभी भी शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से दुष्ट राजा और उसके साथियों को कांटेदार बबूल जैसे वृक्ष और झाड़ियों में बदल दिया। इस प्रकार दुष्ट राजा और उसके साथियों का आतंक समाप्त हो गया। उसकी प्रजा ने सुख चैन की सांस ली और कुलगुरु को प्रणाम करके उनसे अनुरोध किया कि नया राजा उनके राज्य की बागडोर भी संभाल ले। नया राजा अभी तक कुलगुरु के पास खड़ा विस्मय से सब देख रहा था। उसकी समझ में सब आ गया था। आज कुलगुरु ने उसके साथ ही उसके राज्य की भी रक्षा की थी। उसने कुलगुरु को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से दुष्ट राजा के राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लिया।
दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।